तो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज का सर आज है हमारा लेक्चर नंबर 22, जिसके अंदर सर हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनवायरनमेंट स्पीशीज इन न्यूज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं सर। ठीक है सर, पार्ट 1 मैंने आपको कल करवा दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कई सारी स्पीशीज के बारे में सर हमने कवर किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेप्टाइल्स। फिर सर हम लॉगरहर्ट टर्टल्स के ऊपर गए, रेड ईयर टर्टल के बारे में सर हमने डिस्कशन किया, फ्लाइटलेस एंटार्क्टिक रिच के बारे में सर हमने डिस्कशन किया, क्वेसेंस क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है उसके बारे में सर हमने समझा, सेलेमंडर के बारे में सर हमने डिस्कशन किया, एलिगेटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल के बारे में सर हमने डिफरेंस समझा, हमने नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी के बारे में जाना सर। साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीतास के ऊपर सर हमने बात करी। ठीक है, विथ मैप मैंने आपको चीजों को समझाने की कोशिश करी। एट लास्ट बच्चे वी डिस्कस्ड अबाउट बोवाइंस। ठीक है, बोवाइंस एंड उसके बाद बच्चे हमने माइक्रोब्स एंड सीओ डिहाइड्रोजनेस के कॉन्सेप्ट को समझा। बच्चे इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर पार्ट 2 इन्वायरमेंट स्पीशीज का। सर आपका सोर्स क्या है पढ़ाने का? बच्चे मेरा सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्नेक टुडे। अब सुनो सर, इंडिया में 300 प्लस स्नेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में सर 300 प्लस स्नेक्स आपके पाए जाते हैं। सर इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? बिकॉज लगभग 58,000 डेथ हर साल इंडिया में स्नेक के काटने से होती। ठीक है, सो इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्नेक बाइट कैपिटल। एम आई क्लियर? चलो सर, स्नेक बाइट कैपिटल इंडिया कैसे बना? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है सर। 25 की सबसे क्या कहते हैं जो पहली प्रॉब्लम है या सबसे पहला कॉज है जो दैट इज अर्बनाइजेशन। सर धीरे धीरे शहरों का आपके विकास हो रहा है। ठीक है, जंगल रह नहीं गए हैं, तो ये जो आपके स्नेक्स हैं कीड़े मकोड़ों के साथ ये भी भैया अपने रहने की जगह बदल रहे हैं और सिटीज की तरफ आ रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2, जब ये कोई भी सांप आपको काटता है तो उसके लिए ठीक है आप किसी भी सुटेबल डॉक्टर से अपना सजेशन लेते हो कि कौन सी दवाई लें, क्या लें, कैसे करें। तो उन दवाइयों को स्टोर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कई रीजन्स में सर वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, एंड जैसे कि हमारे गांव देहात में क्या होता है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, कि स्नेक काट लिया तो इनको बाबा के पास ले जाओ, वो उनका कुछ झाड़ देंगे तो जो है आपका बंदा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स है दैट इंडिया इज अ स्नेक बाइट कैपिटल कॉजेस: urbanization, poor infrastructure and electricity facilities for storing the suitable medicines, and sir गांव देहात के रीजन्स में सुपरस्टिशन जैसी बड़ी समस्या भी देखने को मिलती। ठीक है, फैक्ट्स याद रखना है सर, स्नेक बाइट से हर साल इंडिया में लगभग 58,000 डेथ होती है। सर इंडिया में 300 प्लस स्नेक्स पाए जाते हैं, जिसमें से सर आपके 60 से ज्यादा पॉइजनस हैं। क्या सर? लगभग आपके 60 से ज्यादा या अराउंड 60 स्नेक्स आपके पॉइजनस हैं। 300 प्लस वैरायटी स्नेक्स की भारत में पाई जाती। ठीक है, अब सर ये जो पॉइजनस है इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 60 हैं आपके पॉइजनस स्नेक्स हैं, उसमें से 56 पॉइजन की हमारे पास दवाई नहीं, 4 की दवाई अवेलेबल है। सर कौन कौन से वो स्नेक्स हैं जो अगर बाई चांस आपको काटते हैं तो उनकी दवाई अवेलेबल है? सर उन स्नेक्स का नाम है इंडियन कोबरा, कॉमन क्राइट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है बच्चे, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट एंड इंडियन कोबरा। बच्चे अगर ये 4 पॉइजनस स्नेक किसी भी बंदे को काटते हैं तो उसके लिए दवाई अवेलेबल है। बट अगर इनके सिवा कोई भी काटता है तो भैया उनकी दवाई मार्केट में आसानी से आपको नहीं मिलेगी, शॉर्टेज है या फिर अवेलेबल ही नहीं। क्लियर है? आप सुनो बच्चे, जो आपकी मेडिसिन होती है, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, बच्चे इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीवेलेंट एंटीवेनोम्स। सर पॉलीवेलेंट एंटीवेनोम्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें हॉर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे है सर, इसको प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है कि स्नेक को पकड़ के सबसे पहले उसका जहर निकाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में हॉर्स को खिलाया जाता है। हॉर्स के स्टमक में जाने के बाद वो कुछ एंटीजेंस वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली अगेंस्ट काम करता है स्नेक पॉइजन के। ठीक है, जो भी एंटीजेंस आपके हॉर्स के पेट में बन रहा है वो बेसिकली क्या करता है सर, स्नेक्स के अगेंस्ट में काम करता है एज एंटीजन। जब बच्चे वो एंटीजन बन जाता है तो धीरे धीरे करके उसे हॉर्स के स्टमक से बाहर निकाल लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो पॉलीवेलेंट एंटीवेनोम्स हैं, ये बनने का प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा आपका हेल्प कौन कर रहा है सर? हॉर्स कर रहा है।
वहीं पर बच्चे तमिलनाडु के एक ट्राइब है एरोला ट्राइब, ये भी बच्चे पॉइजन की मेडिसिन बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, पॉलीवेलेंट एंटीवेनॉम्स सर ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो भैया एनिमल डेराइव्ड, जैसे कि आपने भैया हॉर्स वगैरह को थोड़ा सा फीड करके फिर उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप देते गए, सांप का जो भी आपका जहर है, ठीक है, उसके स्टमक में गया, उसने एंटीजन बनाया, फिर आपने धीरे धीरे करके वो एंटीजन निकाल लिया और उसको दवाई बना के आप बेचने लगे। लेकिन बच्चे सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ह्यूमैनिटी। सर व्हाट इज ह्यूमैनिटी? इंसानियत। कि आप ह्यूमंस को बचाने के लिए उस बेजुबान जानवर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उस बेजुबान जानवर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या उसके स्टमक को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता होगा? बिल्कुल पहुंचता होगा सर। तो एनिमल डेराइव्ड बनाना एक तरीका तो अच्छा है, बट एथिक्स के हिसाब से इट इज नॉट गुड। ठीक है, एथिक्स के हिसाब से बच्चे इट इज नॉट गुड। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है सर? सर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिंथेटिक लैब में आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सिंथेटिक लैब प्रिपरेशन मेथड। इसमें दो टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना। पहली बच्चे आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बट आफ्टर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आफ्टर योर एग्जामिनेशन ऑफ 13 अप्रैल, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर है? खैर, तो सर इसमें दो टेक्नोलॉजी का बच्चे आप नाम याद रखोगे, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बच्चे आपको पॉलीवेलेंट एंटीवेनॉम्स बनाने में हेल्प करती है। ट्राइब का नाम भी याद रखना, दैट इज तमिलनाडु की इरोला ट्राइब। ओके, एंड एनिमल का भी नाम याद रखना कि सर हॉर्स हमें इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। अब सर ये पॉइजन्स कितने टाइप के होते हैं? स्नेक के जो आपके पॉइजन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आप देखो, आप चैट जीपीटी से पूछोगे आपको कई सारे टाइप बता देगा, बट मेनली जो 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है आपका पहला हेमोटॉक्सिन्स। ठीक है, हेमोटॉक्सिन्स। देन भैया आपका है न्यूरोटॉक्सिन्स, एंड उसके बाद है भैया आपका साइटोटॉक्सिन्स। सर हेमोटॉक्सिन्स वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम की सर ये कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है। तो बेसिकली भैया जब कोई भी सांप ये जहर आपकी बॉडी में रिलीज करता है तो क्या होता है, वो आपके ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्या सर? वो स्पेसिफिक जहर विच इज हेमोटॉक्सिन। ओके सर, न्यूरोटॉक्सिन बच्चे आपकी नर्व्स को ही इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है सर? आपकी नर्व्स को इफेक्ट करता है। ओके, साइटोटॉक्सिन सर ये आपकी सेल को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। क्लियर है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसको प्लीज याद रखना। क्लियर है बच्चे? सर कौन सा ज्यादा खतरनाक है? बच्चे तीनों ही अपने आप में खतरनाक है। भाई अगर सेल को इफेक्ट कर दिया तब भी आपकी बॉडी गई, न्यूरोटॉक्सिन्स नर्व्स को इफेक्ट कर दिया, पैरालिसिस हो गई तब भी भाई बॉडी गई, हेमोटॉक्सिन्स भैया ब्लड ही क्लॉट कर दिया, ब्लड का फ्लो ही रुक गया। अब ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर्स में समझा रखा है, उसको प्लीज जाकर देख लेना। ठीक है, ह्यूमोटॉक्सिन्स अगर पॉइजन आपके बॉडी में कोई भी स्नेक इंजेक्ट करता है तो सर आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। क्लियर है? डन है? चलो, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। स्नेक्स के बारे में सर हमने चर्चा कर ली, थोड़ा सा बच्चे जानते हैं प्लांट स्पीशीज के बारे में। ठीक है, प्लांट स्पीशीज इन न्यूज में भैया हाल ही में न्यूज में देखा गया वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ सर याद रखना, ये नेटिव स्पीशीज कहाँ की है, यानी कहां से बेसिकली बिलोंग करती है? साउथ अमेरिका से। कहां से बच्चे बिलोंग करती है? सर द आंसर इज साउथ अमेरिका। ठीक है सर, द आंसर इज साउथ अमेरिका। आप सुनो, साउथ अमेरिका से जब लोग भैया ट्रेवल वगैरह करते हैं तो वो स्पीशीज को लेके कई जगह पर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चे ये स्पीशीज आपको साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी, और वहां पर बच्चे से कहते हैं कि वाटर हाइसिंथ इज अ इन्वेसिव स्पीशीज, यानी कि बाहर से आई है थ्रू ट्रेड या फिर ट्रेवल करके। प्रॉब्लम क्या है सर, पढ़ क्यों रहे इसको? केनिया के जो फिशरमैन है भैया इससे बड़े परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। ऐसा क्यों सर? सबसे पहले भैया ये आपका मैप है साउथ, या बेसिकली आप इसको कह सकते हो ये आपका मैप है सर अफ्रीका का। किसका मैप है बच्चे? ये अफ्रीका का। ठीक है सर, यह इस लोकेशन पर बच्चे आपको केनिया नामक जगह देखने को मिलेगी। वहां के जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है बच्चे, बड़े परेशान।
किसकी वजह से सर? कौन इनकी परेशानी का कारण है? दैट इज वाटर हाइसिंथ प्लांट। ठीक है सर, क्यों, वाई, रीजन? बच्चे रीजन इज, सबसे पहले तो जो आपका वाटर हाइसिंथ क्या कहते हैं प्लांट है, या उस प्लांट की जो स्पीशी है वाटर हाइसिंथ, वो बेसिकली क्या करती है, पानी के ऊपर फैल जाती है। अब पानी के ऊपर फैलने के बाद वो सनलाइट को पूरे तरीके से ब्लॉक करती है। इसका मतलब सर, आपकी जो एक्वेटिक फूड चेन है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगी। जो भैया आपकी एक्वेटिक फूड चेन है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल सही बात सर, डिस्टर्ब होगी। और सुनो, जब बेसिकली जो आपके हाइसिंथ होते हैं ये जब लेक्स के ऊपर रहते हैं, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब ये मर जाएंगे, ठीक है, इनका जो भी सड़ा गला डिके होता है, जो भी इनके डेड प्लांट्स होते हैं, बच्चे वो पानी के अंदर जाने के बाद भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो सारा का सारा ऑक्सीजन पानी से उठा लेंगे, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो आपकी फिशेस वगैरह है बच्चे, वो मर जाएंगी, है ना। उनके लिए सर काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। बेसिकली सर ये एक डेड जोन क्रिएट कर देती हैं पानी के अंदर। ठीक है, इसीलिए सर आपके केनिया की फिशरमैन इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। सर कौन कौन सी लेक्स आपकी इफेक्ट हो रही हैं? सर पहला तो आप याद रखोगे नईमबासा लेक। चलो नईमबासा लेक, इन केस आप भूल जाते हो, लेक विक्टोरिया को मत भूलना। अब सुनो, यहां से आप एक मैप का क्वेश्चन भी कवर करो। ठीक है, लेक विक्टोरिया की बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सर एक तो आपका हो गया केनिया, फिर है सर आपका तंजानिया, फिर है सर आपका युगांडा, फिर है सर आपका रवांडा। युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया। क्लियर है? चलो, तो सर हमने क्या पढ़ा, एक प्लांट की स्पीशी है जिसका नाम है सर वाटर हाइसिंथ। कहाँ की है सर? ये नेटिव कहाँ की है? साउथ अमेरिका। ट्रेवल वगैरह करके इसे वहां साउथ अमेरिका के लोग अपने साथ लेकर आए, इस वजह से अफ्रीका के लिए बच्चे ये बन गई इनवेसिव स्पीशीज। क्लियर है? सर हमने इसे पढ़ा क्यों? बिकॉज जो केनिया यानी अफ्रीका में आपका एक देश है दैट इज केनिया, वहां के जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है बच्चे, वो इससे बड़ा ही ज्यादा परेशान है। क्यों सर? बिकॉज ये पानी के ऊपर पूरा का पूरा फैल जाती है। उसके बाद ये वहां से सनलाइट को रोकती है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्वेटिक फूड चेन है, जू प्लांकटन, फाइटोप्लैंक्टन वाली, ठीक है, वो बच्चे कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। अब सुनो, जब ये मर जाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, पानी के अंदर जाके वहां का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इनकी डिकेइंग में बहुत सारा ऑक्सीजन का कंजम्पशन चला जाता है, ऊपर से तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ पानी से भी सारा का सारा ऑक्सीजन उठा लेते हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ है लाइक फिशेस वगैरह, उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है बच्चे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये पानी के अंदर या उस आसपास के एरिया में एक डेड जोन बना रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आप सुनो, इसकी लोकेशन भी बच्चे आपको याद रखनी है कि केनिया में कहा, जमीन पे नहीं बच्चे। नईम बासा लेक फर्स्ट एग्जांपल, एंड बच्चे आपका दूसरा एग्जांपल है दैट इज लेक विक्टोरिया। ठीक है सर, लेक विक्टोरिया के बाउंड्रिंग नेशंस आपको याद रखने हैं दैट इज केनिया, तंजानिया, युगांडा एंड रवांडा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद बच्चे आपका एक पॉइंट आता है दैट इज हार्डी स्पीशीज। सर हार्डी स्पीशीज मतलब, सपोज आपका टेम्परेचर चेंज होने लगा, सर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होने लगी, रेनफॉल होने लगी, सर आपका जो टेम्परेचर है एक टाइम पे बढ़ रहा था, अभी सर घटने लगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका एनवायरमेंट में इफेक्ट हो, जो भी आपकी हार्डी स्पीसीज होती हैं, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड मच, यानी उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना, हार्डी स्पीशीज में आपका एक फ्रॉग भी आता है, एक भैया आपका फ्रॉग भी आता है। ठीक है, अब सुनो, सर ये चर्चा में क्यों था? बच्चे गुजरात में आपकी एक रिवर है दैट इज विश्वामित्री रिवर। सर विश्वामित्री रिवर में क्या चल रहा था कि प्लानिंग चल रही थी कि इसके आजू बाजू हम डेवलपमेंट करेंगे, यानी इसके अराउंड में सर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो पॉइंट उठाया गया, क्या वहां पर जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो वहां पर क्रोकोडाइल्स है उनको वहां से हटाने की जरूरत है, रिलोकेट करने की जरूरत है? नॉट नीडेड। द आंसर इज नॉट नीडेड। ये आपसे केस बेस पे पूछा जा सकता है, नॉट नीडेड। क्यों सर? बिकॉज क्रोकोडाइल भी आपके हार्डी स्पीशीज में आते हैं। क्लियर है बच्चे? क्रोकोडाइल भी सर आपके हार्डी स्पीशीज में आते हैं। अब क्रोकोडाइल से बच्चे, क्रोकोडाइल नहीं बेसिकली, इन्हीं की एक प्रजाति होती है दैट इज घड़ियाल, दैट इज घड़ियाल। अब घड़ियाल से रिलेटेड मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं,
वो मुझे चाहिए सर इन दी कमेंट सेक्शन। कल की क्लास में बताए हैं, जिन बच्चों ने इस क्लास में पैराशूट लैंडिंग करी है, मेरी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, कल की क्लास जाकर देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जिन भी बच्चों को घड़ियाल के बारे में जो भी याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, एटलीस्ट आप इन दी कमेंट सेक्शन लिखो, ठीक है। लिखने से आपका वो रिवीजन हो जाएगा एंड आपको क्या चीजें नहीं याद आ रही, आपको ये चीज पता चल जाएगी। चलो सर, हार्डी स्पीशीज के बाद सर हम आ जाते हैं मैमल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल वेल्स, डॉल्फिन्स, है ना, डुगोंग्स, वॉलरस, स्काल्स, ठीक है। लेकिन बच्चे हमें मैमल्स के ऊपर चर्चा ना करते हुए हमें चर्चा करनी है सर नॉन मैमल के ऊपर। क्या चर्चा करनी है सर? दैट इज सनफिश। पॉइंट टू बी नोटेड, सनफिश इज अंडर द नॉन मैमल्स कैटेगरी, ठीक है। सर ये नेटिव कहाँ की है बच्चे? जापान की। सर ये न्यूज में क्यों थी? ध्यान से सुनना। इसे वहां पर एक एक्वेरियम में रखा गया था, कुछ रीजंस की वजह से वहां पर ऑडियंस आना बंद हो गई। यानी एक ऐसी जगह एक्वेरियम में से रखा गया था जहां पर इसे लोग देखने आते थे, ऑडियंस आना बंद हो गई। आपको पता है सनफिश ने खाना खाना ही बंद कर दिया जब ऑडियंस आना बंद हो गई। तो पता है वहां के लोगों ने क्या किया? वहां के लोगों ने एक नकली वॉल बनाई और उस वॉल के ऊपर इंसानों का चित्र बनवाया। उसके बाद इस सनफिश ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, राइट। यानी इट इज सम लाइक वो जो इंस्टाग्राम के रील वाले होते हैं, है ना, जो इंस्टाग्राम के रील वाले बाबू सोने होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम चलता है कि यार ऑडियंस नहीं आ रही, अब तो हमें खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए। तो सनफिश को आप रिलेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के रील के जो बाबू सोने होते हैं, है ना। आपकी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। चलो, बट पॉइंट टू बी नोटेड, सनफिश भैया आपकी नॉन मैमल कैटेगरी के अंदर आती है। प्लस में सर ये जापान की नेटिव है, यानी जापान से बिलोंग करती है, ठीक है। न्यूज में क्यों थी, ये पॉइंट आप समझने के लिए याद कर सकते हो। मैमल्स के भी भैया ये सभी एग्जांपल्स याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। ओके, जब भी ये क्वेश्चन आएगा याद रखना ऑप्शन में सनफिश दिया होगा एंड वही बच्चे आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? वही बच्चे आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक की बच्चे बड़ी चर्चा होती है। कौन सा टॉपिक है सर ये? एनिमल गिफ्ट डिप्लोमेसी। सबसे पहले तो सर ये दो नेशंस के बीच में चलती है, आपको ये तो पता ही होगा। सर एनिमल गिफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? कई सारे आपके जो नेशन के लीडर्स हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े नेशन के जो आपके लीडर्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि एनिमल देने से किन्हीं दो देशों के बीच में मजबूत संबंध बनते हैं, जिसको बच्चे एनिमल गिफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। क्लियर है? पाकिस्तान में बच्चे टाइगर्स और लायन आप एज अ पेट लेके घूम सकते हो जिनके पास बहुत पैसा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है सर? आपको जो है लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस फी बच्चे आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। सर ये काम नेहरू जी ने भी किया था। उन्होंने एलिफेंट गिफ्ट किया था किसको? चाइना को, एज अ सिंबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग गुड डिप्लोमेसी और गुड रिलेशंस। सर चाइना भी गिफ्ट करता है पांडा, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है हालांकि। पाकिस्तान एंड नेहरू जी वाला ये इंपॉर्टेंट है, एज अ सिंबल ऑफ डिप्लोमेसी। आपसे सिंपल ऐसा पूछ सकता है, एनिमल गिफ्ट डिप्लोमेसी इज द पॉलिसी रिलेटेड टू, ठीक है। चलो, चाइना भैया आपका पांडा वांडा देता रहता है, बट वो लोन उनके नाम पे देता है ना, बाद में वापस भी ले लेता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। साइटिस कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें क्या कहा गया? जो भी आपके शिकारी होते हैं, जो बेसिकली शिकार वगैरह करना पसंद करते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने किसी भी एलिफेंट का शिकार किया है और उनके पास उसकी तीत है। अब पता है एलिफेंट की जो तीत होती है उसका मार्केट में बड़ा अच्छा खासा दाम होता है। क्यों होता है ये बात की चर्चा तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, बट बहुत अच्छा पैसा आपको मिलता है। तो साइटस कन्वेंशन में क्या कहा गया बच्चे, कि जो भी शिकारियों के पास से, जिन्होंने एलिफेंट का बहुत ज्यादा शिकार किया, अगर उनके पास से टीथ मिलेगी, हाथी के दांत मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने हाथी के दांत क्यों लिए भैया? फॉर ट्रेडिंग। साइट्स कन्वेंशन ने कह दिया सर कि ट्रेड वेड हटाओ, वो जो दांत है उसको जला दिए जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो साइटिस कन्वेंशन याद रखना, ये जो आपके शिकारी है ना, जिन्हें शिकार उकार करने का बड़ा शौक है, उनके लिए बच्चे ये अच्छी बात नहीं, राइट। बट हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि कम से कम हमारे जो हाथी हैं, हमारे जो एलिफेंट्स, वो बचेंगे, राइट। चलो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज वाटर बियर। ये भी आपका एक आध महीने पहले न्यूज में देखा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो,
किसी भी प्रकार की गर्मी पड़े, ठंडी पड़े, रेनफॉल हो, वाटर बियर को भैया कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है। अब देखो वाटर बियर नाम है बट इट इज माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसके पास सर बैकबोन नहीं होती है। क्या नहीं होती सर? बैकबोन नहीं होती। ठीक है सर, इसको किसी भी प्रकार का फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये तो सर आपका हो गया एसर्शन। एसर्शन कि मुझे बताओ वाटर बियर जो आपका है, जो आपकी स्पीशी है, क्या उसको किसी भी प्रकार का फर्क पड़ेगा गर्मी से, ठंडी से या रेनफॉल से? नो सर। रीजन? रीजन बच्चे आपका नीचे लिखा है, दैट इज इट शोज क्रिप्टोबायोसिस। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन आती है, ये अपने आप को सर निष्क्रिय कर लेता है। निष्क्रिय कर लेता है। ठीक है, इट शोज क्रिप्टोबायोसिस। इट शोज क्रिप्टोबायोसिस। क्लियर है सर? रिसेंटली आपके न्यूज में क्यों था? बिकॉज साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए हैं। साइंटिस्ट भैया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज उन्हें लग रहा है कि इससे हमें कुछ नई मेडिसिन मिल सकती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भैया हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है, तो बेसिकली वो कुछ टूल्स वगैरह की डिस्कवरी के चक्कर में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? एंड वाटर बियर इज माइक्रोस्कोपिक, इसके पास बैकबोन नहीं होती, इससे गर्मी, ठंडी, रेनफॉल किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट शोज क्रिप्टोबायोसिस, यानी कि अपनी बायोलॉजिकल क्रियाओं को बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर है? साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर उन्हें लग रहा है कि इससे हमें कोई नई मेडिसिन मिल सकती है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प मिल सकती है, तो टूल्स वगैरह की डिस्कवरी के चक्कर में वो आपका लगे हुए हैं। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो एंड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे इन दी कमेंट सेक्शन। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बच्चे आप मुझे दोगे इन दी कमेंट सेक्शन। पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम लेना है सर? 10 सेकेंड। अगर आपने क्लास पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखा है तो पर क्वेश्चन बच्चे आपको लेना है 10 सेकेंड। इसमें तो ले लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। कम ऑन, आंसर करिए जल्दी से इन दी कमेंट सेक्शन। इसमें सर टाइम मेंशन है, दैट इज 8 सेकेंड्स। 18 सेकंड में अगर आप ये दो सवाल बना सकते हो तो आपका जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन आता है सीडीएस के पेपर में, आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे, बिकॉज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो सवाल है ना, वो पता नहीं क्यों बट यूपीएससी थोड़ा सा पीछे के साइड में देता है। वो सवाल इजी होते हैं, आप एक क्लासेस देख के जाओगे आपको सवाल समझ में आएंगे, इजी लगेंगे, बल्कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप एक तरीके से ये कह सकते हो सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के इन्वायरमेंट सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो इसको प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, इसको बच्चे प्लीज एक बार देख लेना। सर प्रीवियस ईयर में कैसे आ गई है? बच्चे आपके कई सारे एग्जाम्स चलते रहते हैं एनडीए और सीडीएस के सिवा। ठीक है, एनडीए और सीडीएस के सिवा आपके कई सारे एग्जाम्स चलते रहते हैं। एंड वाटर बियर की जो खोज है वो बहुत पहले ही की जा चुकी है। न्यूज में वो है, किसी आपके छोटे मोटे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया होगा, बट जिस भी एग्जाम में आया है इट इज अ वेरी रेपुटेटेड एग्जामिनेशन। अब एग्जाम का आपको नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके मुझे आंसर दे दोगे इन दी कमेंट सेक्शन। जिस भी बच्चे ने कमेंट किया उसको स्पेसिफिकली मैं बता दूंगा कि ये किस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। राइट? तो बच्चे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।